अच्छा, जनरल चीजें तो हम डिस्कस। प्लीज आप लोग जब अपने माइक कुछ बोलने के लिए अनम्यूट करते हैं तो फिर आप उसको म्यूट कर लिया करें, ताकि क्लास में फिर डिस्टरबेंस जो है ना वो ना हो। अच्छा जी, अब हम जो है जब हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि तीन हार्मोन्स हमने, या यू कैन से कि तीन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। एक पैराथायरॉयड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन है, और एक जो है विटामिन डी है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अगर हम बात करते हैं, हम जनरली बात करें तो हमारा जो बॉडी का 99% कैल्शियम जो है वो बोन में डिपॉजिट होता है। ठीक है। और मोस्टली जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट के जो है वो सॉल्ट होते हैं। ठीक है। और इसमें से जो इंटरस्टिशियम में होता है, या यू कैन से दैट जो प्लाज्मा में होता है, इंटरस्टिशियम एंड प्लाज्मा फ्लूइड में होता है, वो जो है लेस देन 0.5% होता है, जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें से कि ना 40% जो है वो प्रोटीन बाउंड होता है। ठीक है। और उसके बाद और भी जो, अगर 60% की हम बात करें तो उसमें से भी 60% में से 10% ऐसा होता है जो कि किसी एनाइन जैसे फॉस्फेट या सिट्रेट से बाउंड होता है। ठीक हो गया। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो इंट्रासेल्युलर जो टोटल कैल्शियम है बॉडी का वो 1% है। ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर में 0.5% से लेकर 0.1% डिपेंडिंग के इंटस्टिशियम में। ठीक है। और उसके बाद जो है बोन्स के अंदर हमारा 99% कैल्शियम है। ठीक। ये हमने कल डिस्कस किया था, रिलेशनशिप ऑफ फ्री एंड बाउंड कैल्शियम इन डिटेल। मेरे ख्याल में वो क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं बोन रिमॉडलिंग की, तो बोन रिमॉडलिंग का मतलब क्या है कि थ्रू आउट जो है लाइफ हमारी बोन्स में चेंजेस हो रही होती हैं। ठीक है। अब ये चेंजेस जो है वो दो तरह के सेल्स कर रहे होते हैं, एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है। सो बेसिकली जो बोन का बनना है, ठीक है, वो बोन का जो बनना होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक सेल की एक्टिविटी। ठीक है। और बोन का ब्रेक डाउन होना जो है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का काम होता है, और ये साइमल्टेनियसली इंटरप्ले कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब ऑस्टियोब्लास्ट काम करें तो उस वक्त ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं करे। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। सही। अच्छा, अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, वो दो तरह के प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है। एक होती है रैंकल, ये इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं आई थिंक सो, अगर कोई मुझे वेरीफाई कर दे कि ये जो है रिसेप्टर एक्टिवेटर न्यूक्लियर काबा रैंक के एमसीक्यू किसी ने जो है देखे हैं, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं, अदरवाइज हम इसको ओमिट कर दें। जी, अगर कोई मुझे रफ़ी से ज़रा बता दे तो मेरी नज़र से एक दफ़ा शायद कोई गुजरा था एमसीक्यू, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एनीवन, पार्ट वन स्टूडेंट्स। मैम ये कापा वाला ना आया हुआ था एक दफा, तो कापा रिसेप्टर्स की। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये कापा जो है ना, कापा लैगिन, ये रिसेप्टर एक्टिवेटर न्यूक्लियर कापा लैगिन होता है, जिसको रैंकेल कहते हैं। ठीक है। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जो है इनकी डिफरेंशिएशन से जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, सही। और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है इससे शुरू होती है। ठीक है। और दूसरा होता है ऑस्टियो प्रोटियोजेरिन। ठीक है, ये रैंकेल से बाइंड होता है, और ये क्या करता है, उनको उनकी जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इट्स बेसिकली मिक्सचर ऑफ द क्लास्ट एंड द ब्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, आपको कौन कौन से पॉइंट एमसीक्यू में आने चाहिए कि देखो, टी लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, वो थ्रू इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट को डिफरेंशिएट करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है। ईस्ट्रोजिन का टी लिम्फोसाइट्स पे ये नेगेटिव इफेक्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो ईस्ट्रोजन जो है वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को जो है वो प्रमोट करेगी बाय इनहिबिटिंग दिस एक्टिविटी। ठीक है। अनदर इफेक्ट यहाँ ईस्ट्रोजन का देखो कि वो ओपीजी को प्रमोट कर रही है। ठीक है। सो अगेन वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को जो है वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो जो है, अगर हम बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन की, ठीक है, और अगर हम बात करें विटामिन डी की, ठीक है, तो उसके साथ एक और हार्मोन जो कंजर्व करता है बोन की इंटीग्रिटी को, वो ईस्ट्रोजन है।
ठीक है। अच्छा, हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब पढ़ा था, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस तरह से बोन की जो है बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं, वो बाय रैंक एल को रिलीज करके और उसकी सिंथेसिस करके जो है ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। किसी ने उस वक्त पूछा भी था शायद, ठीक है। और वो इनहिबिट करते हैं ओपीजी के सिंथेसिस को। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किस तरह से जो है मैम ये बोन। ग्लूकोकोर्टिकॉइड वाला काइंडली जरा रिपीट कर दें प्लीज। जी, और जैसे हम कहते हैं ना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है बोन को वीक कर देते हैं, तो वो कैसे बोन को वीक करते हैं, ठीक है। वो कैसे बोन को वीक करते हैं कि वो रैंक एल को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और ओपीजी की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ओपीजी क्या था, बेसिकली रैंक एल को रोक रहा था कि तुम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ना करो। तो इस फॉर्म में ये ओवर रूल करता है इसको, ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है। ठीक हो गया। ईस्ट्रोजन कैसे काम कर रहा है, कैसे वो जो है ना बोन कंजर्वेशन में काम कर रहा है, दो तरीकों से काम कर रहा है। साइटोकाइंस को भी इनहिबिट कर रहा है और ओपीजी को भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों फेवर करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी रिड्यूस हो। इज दिस क्लियर? यस मैम, तभी मैम जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उसमें जी। ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है कि एस्ट्रोजन जी बिल्कुल। डिफिशिएंसी। बिल्कुल ऐसे ही। मैम आज पहली दफा मैकेनिज्म पता चला। चलो ठीक हो गया। बहुत सारी चीजें मैं भी पढ़ती हूँ, तो मुझे भी, हम उस तरह से उसको नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, जिस तरह से हम लाइक हम एक कुछ चीजें होती हैं जो हमने हमेशा सुनी होती हैं, तो हमारे अंदर वो बिल्ट इन हो जाती हैं कि ऐसा होता है। उसका एग्जैक्ट पीछे मैकेनिज्म क्या होता है, जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो वी फाइंड कि ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमें मैम कैसे मुझे पता चले। कंफ्यूजन है। जी जी। मैम ओपीजी जो है ये ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है। इनहिबिट करता है बाय ओके और रैंक। इनहिबिटिंग द रैंक एल। रैंक एल को जो है ना, देखो, ये जो रैंक एल है, ओपीजी क्या है, ऑस्टियो प्रोट्यूजेरिन जो है मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या करता है, रैंक एल से बाइंड होता है, ठीक है। और रैंक एल क्या कर रहा था, ऑस्टियोक्लास्ट की बेसिकली जो है एक्टिवेशन कर रहा था। उसके जो प्रिकर्सर्स थे उनको एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो रैंक एल से जब ओपीजी बाइंड हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिफरेंशिएशन नहीं करने देगा रैंक एल को। ठीक हो गया। सो ओवरऑल क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, मैम क्लियर है ये चीज? जी। यस मैम, ये टेबल जो है आपने अभी पढ़ाई ये 319 पेज, ये कैप्लॉन का कौन सा चैप्टर है मैम? ये पूछ सकती कैप्लॉन हूँ? का ये कैप्लॉन की फिजियोलॉजी का एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर है। चैप्टर नंबर पार्ट 7 में है एंडोक्राइनोलॉजी। ओके मैम। ठीक है। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं कि क्या इंडाइसेस होते हैं, यानी ब्लड में कौन से मार्कर्स होते हैं या यूरिन के कौन से मार्कर्स होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि बोन की एक्सेसिव डीमिनरलाइजेशन हो रही है या रिमॉडलिंग हो रही है, ठीक है। उसमें ऑस्टियो कैल्सिन है, ठीक है, इसके लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट जो है, ये एसोसिएटेड होता है विद इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। और यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है हाइड्रोप्रोलिन की जो है बड़ी हुई होती है, जो कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है कोलेजन का। ठीक हो गया। तो तीन चीजें यहाँ पे ये आ गई। अब अगर हम पैराथायराइड के एक्शन की बात करें, हमें पता है पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। और ये मेनली हार्मोन है जो कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से फिर विटामिन डी की भी एक्टिवेशन हो रही है, सही, क्योंकि विटामिन डी की जो फाइनल एक्टिवेशन हो रही है वो रीनल किडनी में हो रही है, ठीक है। किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है और उसकी एक्टिवेशन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन कर रहा है, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, ठीक है। फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल में जो है आपको पता होना चाहिए। फिर क्या करता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनएक्टिव जो विटामिन डी होता है, जो 25 जो है कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, वो 125 में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है। जो 25 कॉलीकैल्सिफेरॉल है उसकी एक्टिविटी 125 से 1000 टाइम्स कम होती है, सही। और ये क्या करता है, बोन की रिअब्जॉर्प्शन कराता है, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को बोन में ब्लड में रिलीज करता है। क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और सब्सटेंस होता है, एक और पैराथायराइड की तरह का सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। इसको कैसे लिखते हैं, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, इस तरह से, ठीक है। ये एक पैराक्राइन
हार्मोन है। पैराक्राइन का मतलब है जहां से रिलीज होता है अपने आसपास के एरिया पे अफेक्ट करता है, ठीक है। ये सिक्रीट होता है लंग से, मेमोरी टिश्यू से, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट से और प्लेसेंटा से। और इसका जो मेन रोल होता है वो फीटल डेवलपमेंट में होता है। पोस्ट फीटल हमें इसका इतना ज्यादा रोल पता नहीं है, लेकिन यही वो होता है जो कि बाद में जो है हम इसकी, क्योंकि स्ट्रक्चरल पैराथायराइड से एफिनिटी होती है, ठीक है, तो ये जो है जो ह्यूमरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी होता है वो इसके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से होता है। जो कल हम एक पढ़ रहे थे ना, मैंने आप लोगों को टेबल बताया था जो जिसमें जो है हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी था, तो वो बेसिकली इसकी वजह से होता है, नॉट ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन इटसेल्फ। क्लियर है ये चीज? ये क्लियर है पॉइंट जो कल हमने बीआरएस में एक पॉइंट पढ़ा था? यस मैम। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है, अच्छा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल्स को लो करता है बाय डिक्रीजिंग द बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो किन कंडीशंस में कैल्सिटोनिन जो है वो यूजफुल है ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, अगर हाइपर कैल्सीमिया हो तो उसके लिए ये दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में समटाइम्स ये यूज होता है, ठीक है। अदरवाइज तो वो बिसफॉस्फोनेट्स यूज होते हैं और पेजेड डिजीज यानी हाइपर कैल्सीमिया के लिए जो है कैल्सिटोनिन यूज होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कैल्सिटोनिन जो है कोई मेजर कंट्रोलर नहीं है कैल्शियम का इन ह्यूमन, ठीक है। तो जो है अगर कैल्सिटोनिन पैराथायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के साथ रिमूव भी हो जाए तो उसका कोई एज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। कोई डेफिशिएंसी और एक्सेस जो है इसकी कोई डिस्क्राइब नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं विटामिन डी के। विटामिन डी के सिंथेसिस की हम बात क्विकली करेंगे। किस तरह से विटामिन डी सिंथेसाइज होता है? एक फॉर्म है कि स्किन के अंदर जो है वो 7 डिहाइड डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। वो उस पे जो है यूवी लाइट ने एक्ट किया, ठीक है, वो इनएक्टिव विटामिन डी बना, लिवर में गया, 25 हाइड्रोक्सिलेज ने एक्टिवेट किया और फिर किडनी ने उसको 125 में कन्वर्ट किया। दूसरा तरीका ये कि डाइटरी इंटेक, ठीक। इस तरह से जो है विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होता है। क्या करता है विटामिन डी? वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कैल्शियम हमारी जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, जो फॉस्फेट हमारी जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, वो विटामिन डी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो कैल्सिट्रॉल जो है वो कैल्सिट्रॉल इज बेसिकली द एक्टिव विटामिन डी, ठीक है। ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से जो है वो कैल्शियम की जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कैल बाइंडिन, ठीक है। कैल्शियम बाइंडिन, कैल बाइंडिन प्रोटीन, ये प्रोटीन होती है जिसकी सिंथेसिस जो है वो विटामिन डी बढ़ाता है। विटामिन डी को किसने एक्टिवेट किया था? पैराथायराइड हार्मोन ने, ठीक हो गया। समझ आती है ये बात, ठीक है। सो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी ये बढ़ाता है और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, ठीक है। और फिर जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो ये ज्यादा जो है फिर बोन में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। पैराथायराइड का जो डिस्टल ट्यूब्यूल पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है उसको भी कैल्सिट्रायल जो है वो एनहांस करता है। अच्छा, इज दिस क्लियर? अब हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जो कि यूजुअली हमें एमसीक्यूज में कंफ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म, ठीक है। सो प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म का जो इनिशियल फैक्टर होता है वो होता है कैल्शियम के लेवल का कम होना, ठीक है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर जैसे हाइपर पैराथायरिज्म है, प्राइमरी कॉज ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन किसी वजह से बढ़ गया है, ठीक है। यूजुअली जो है इसका कॉज क्या है? 80% में एडिनोमा है, ठीक है। अगर प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म है, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि कैल्शियम के लेवल बढ़े हुए होंगे और फॉस्फेट के लेवल्स कम होंगे। ये अगर पिक्चर है तो ये प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म शो करता है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी आज मेरा गले में बहुत ज्यादा जो है वो खराश है तो मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही सही से, ठीक है। तो जो है इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट जो है ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म जो है ये शो करेगा, ठीक है। अच्छा, जब जब कैल्शियम जो है
वो ज्यादा एक्सक्रीट होगा, क्योंकि कैल्शियम का लोड भी बढ़ेगा ना ऑन द जो है ग्लोमेरुलस, ठीक है, तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन भी ज्यादा होगी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी नो कि बोन मास भी डिक्रीज होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली वी नो कि पैराथायराइड क्या करता है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करा रहा होता है और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है, लेकिन क्योंकि लोड बढ़ गया है प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का, तो कैल्सियूरिया हो रहा होता है। तो इसके साथ जो वो एक जो चीज करता है ना, हाई कैल्शियम लेवल, ठीक है, अब देखो ना कैल्शियम का पॉलीयूरिया से क्या ताल्लुक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म का, दैट इज पॉलीयूरिया या हाई कैल्शियम लेवल का। हाई कैल्शियम लेवल जो है वो एडीएच के रिसेप्टर्स को इनएक्टिवेट कर देता है और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस करता है, इसीलिए हाइपरकैल्सीमिया जो है वो वॉल्यूम डेफिसिट के साथ एसोसिएटेड होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? मैम ये ठीक है कैल्शियम वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें प्लीज, ये जी। हाई कैल्शियम दे, वाला। देखो हाई कैल्शियम जो है वो जो एडीएच के जो बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं डिस्टल कॉन्वेंट ट्यूब्यूल में, जो एक्वापोरेंस बनती है, उन रिसेप्टर्स को इनसेंसिटिव कर देता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस करता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस का क्या मतलब है, एडीएच होगा मगर वो किडनी पे एक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है, मैम जिसकी वजह से हाई कैल्शियम हा, एक्वापोरिन्स को इनसेंसिटिव कर देते हैं। जी हाई कैल्शियम लेवल क्या करेगा, वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस करता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस का क्या मतलब होता है, एडीएच है, ठीक है, लेकिन एडीएच जो है वो काम नहीं कर पा रहा ऑन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और क्या होगा हाइपरकैल्सीमिया से, देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ज्यादा है, तो कैल्शियम क्या करेगा, मैंने आपको पहले बताया था, वो न्यूरल टिश्यू को डिपोलराइज करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, हार्ड करेगा, उसको बहुत ज्यादा गार्ड कर देगा, जिसकी वजह से पेशेंट की एक जो कंप्लेन होगी वो लिथार्जी और कंफ्यूजन होगी इसके साथ, ठीक है, और वो कॉन्स्टिपेटेड तो होगा ही होगा। वी नो हाइपरकैल्सीमिया जो है वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्या कर रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू को हार्डर कर रहा है, तो जीआईटी में भी मोटिलिटी नहीं डेवलप होगी, जाहिर सी बात है इम्पल्सी नहीं जनरेट होगी, एंड दैट विल कॉज द लिथार्जी, कंफ्यूजन एंड कॉन्स्टिपेशन। 80% प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म का कॉज क्या है, दैट इज द एडिनोमा। जी जी राबिया, जी राबिया, एनी क्वेश्चन? जी हाइपरकैल्सीमिया में कॉन्स्टिपेशन होता है, वैसे भी होता है ना, यस वैसे भी होता है। हम और रीजन में मैं आपको इसका रीजन बता रही हूँ ना कि क्यों होता है रीजन, जब गट की मोटिलिटी डेवलप नहीं होगी तो द पेशेंट विल फील कॉन्स्टिपेशन। और वैसे भी देखो आप वैसे भी देखो ज्यादातर कैल्शियम जो है लोग लेना पसंद ही इसलिए नहीं करते कि वो कॉन्स्टिपेटिंग होता है। एग्री? बहुत सारों को इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है Yes, ma'am. Thank you. है ना, ठीक हो गया। अच्छा फिर एक्टोपिक हमने कहा कि जो ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड की वजह से होगा, जो कि पैराक्राइन जो है आसपास के ऑर्गन्स जो है वो कर होंगे। अगेन सिम्टम्स वही होंगे जो हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स है, ठीक हो गया ना। अच्छा क्या होगा, क्योंकि बोन की रिमॉडलिंग बहुत ज्यादा और ये बोन टूट फूट बहुत रही है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स बड़े में मिलेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन ज्यादा मिलेगा, क्यों ज्यादा मिलेगा, कोलेजन टूट रहा है, ठीक है, ये हमने पहले भी मार्कर्स की बात की। और क्या मिलेगा, यूरिन के अंदर जो है साइक्लिक एमपी के लेवल ज्यादा मिलेंगे। रीजन क्या है, उसकी एक्सक्रीशन क्यों ज्यादा होगी, कि पैराथायराइड का जो सेकंड मैसेंजर है, ठीक है, वो साइक्लिक एमपी है, ठीक है। बोन के अंदर क्या मैनिफेस्टेशन होगी, इतना पैराथायराइड हार्मोन जब सिक्रीट हो रहा है तो वो बोन को तो बिल्कुल पोरस कर देगा ना, बोन के अंदर से सारी तो मिनरल्स तो निकाल रहा जा रहा होगा, ठीक है, तो ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, सिस्टिक अपीयरेंस ऑफ बोन हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज जो है ना ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है ना, क्या होगा उसमें ऐसे ऐसे स्केलॉब्स जैसे नहीं होते ऐसे कैविटी टाइप की चीजें जो है वो बन जाएंगी, ठीक है, और वो जो न्यू टिश्यू जो है वो नहीं बनेगा, सही है, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई होंगे। और क्या करता है हाइपरकैल्सीमिया, ईसीजी के ऊपर क्या करता है, क्यूटी इंटरवल जो है उसको डिक्रीज कर देता है। क्लियर है ये? आई थॉट कि ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत तंग करते हैं यूजुअली। मैम सो ये जी, ओस्टाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका वाला पॉइंट प्लीज अगर ऑस्टाइटिस माइंड। प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म के अंदर, ठीक है, जो है ऑस्टाइटिस का मतलब क्या है, बोन्स, ऑस्टियो क्या बोलते हैं, बोन, ऑस्टाइटिस, ठीक है,
फाइब्रोजा सिस्टिका, और बोन के अंदर सिस्टिक कैविटीज बन जाएंगी, और उस कैविटी की जो रिप्लेसमेंट होगी, यानी जो बोन वहां से खाई गई है, उसमें से जो कैल्शियम निकल गया है, उसकी जो रिप्लेसमेंट होगी वो फाइब्रस टिश्यू से होगी। तो नाम क्या बना? ऑस्टाइटिस फाइब्रोजा सिस्टिका। थैंक यू। ठीक है। और क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया के? ठीक है, तो और जो कॉजेज आप लोग ने मेडिसिन में भी पढ़े होंगे, उसमें एक है लिथियम। ठीक है, लिथियम की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। दूसरा सार्कोइडोसिस और ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है। ठीक है, और जो है थायराइड डायरेटिक्स की वजह से जो है वो हाइपर कैल्सीमिया होता है। मिल्क एल्कली सिंड्रोम का हम सबको पता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये अदर कॉजेज हैं हाइपर कैल्सीमिया के। अच्छा, डीडी से हम क्या क्या बनाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एमसीक्यू में हमेशा आपको तंग करेगी। अगर कैल्शियम के लेवल एलिवेटेड है और पैराथायराइड के लेवल्स नॉर्मल है या एलिवेटेड है, दोनों का कंक्लूजन ये होगा कि प्राइमरी हाइपोपैराथायराइडिज्म है। इज दिस क्लियर? इवन द नॉर्मल पैराथायराइड के लेवल विथ हाइपरकैल्सीमिया इज द कंक्लूजन के प्राइमरी हाइपोपैराथायरिज्म। और प्राइमरी हाइपोपैराथायरिज्म का कॉज हमने क्या पढ़ा? 80% में क्या होगा? इट्स एडिनोमा। क्लियर है ये चीज? इज दिस क्लियर? ये याद रहेगा ना, ये एमसीक्यूज में बहुत दफा आपको तंग करता है कि एलिवेटेड कैल्शियम लेवल विद नॉर्मल पैराथायराइड कैसे हाइपरपैराथायरिज्म होगा? इट्स अ प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा, अगर कैल्शियम के लेवल्स बढ़े हुए हैं लेकिन पैराथायराइड के लेवल्स कम है, तो फिर हमने अदर देन प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म सोचना है। ठीक है, फिर हमने पैराथायराइड नहीं सोचना। फिर हमें पता है कि जब हाइपर कैल्सीमिया होता है तो इसकी एक जो ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है वो होती है हाई फ्लूइड रिप्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हाइपर कैल्सीमिया जो है वो बहुत ज्यादा जो है पॉलीयूरिया कर रहा है। क्यों पॉलीयूरिया कर रहा है? क्योंकि वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट की लाइन में एक लाइन ये होती है कि हम फ्लूइड रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम बिसफॉस्फोनेट देते हैं। ठीक है, वी कैन गिव द कैल्सिटोनिन टू इनहिबिट द कॉस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी। क्लियर? अब हम आ जाते हैं हाइपोकैल्सीमिया पे। अब हाइपोकैल्सीमिया अगेन वो प्राइमरी हाइपोपैराथायरिडिज्म के हाइपोपैराथायराइड जो है ना वो हेरिडिटरी या ऑटोइम्यून ये हो सकता है। ठीक है, थायराइड की सर्जरी हुई है और जिसकी वजह से जो है वो पैराथायराइड रिमूव हो गया है। ठीक है, सो इट कुड बी एनीथिंग। हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे? सारे के सारे उल्टे होंगे। वहां पे क्या था? लेथार्जी थी, कंफ्यूजन था। यहाँ पे क्या होगा? नर्व की एक्साइटेबिलिटी बेइंतहा हद तक भरी भरी हुई होगी, स्पाज्म हो रहा होगा, टेटनी डेवलप होगी। ठीक है, थोड़ा सा फेशियल नर्व पे जो है ना जॉ पे टैप करोगे तो आपको मसल की ट्विचिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, चिवोस्टिक साइन पॉजिटिव मिलेगी। आप बीपी का कफ जो है इन्फ्लेट करोगे तो उसकी उंगलियां मुड़ जाएंगी। ठीक है, और साथ में अच्छा एक और चीज यहाँ पे कल किसी ने मैग्नीशियम का पूछा भी था। ठीक है, जो है ना जो अगर मैग्नीशियम्स के लेवल कम हो, ठीक है, वो भी पैराथायराइड की सिक्रीशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और अगर ये सिर्फ अगर हम इसको मैग्नीशियम इन्फ्यूज कर दें तो ये कंडीशन करेक्ट हो जाती है। तो हाइपोमैग्नीशियमिया जो है वो डिक्रीज करती है पैराथायराइड हार्मोन को। और इसकी करेक्शन क्या होती है कि अगर हम उसको मैग्नीशियम दे दें, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हम जाते हैं सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स हाइपोपैराथायराइड। सूडो फॉल्स का क्या मतलब होगा कि पैराथायराइड के लेवल्स बढ़े हुए हैं मगर पैराथायराइड काम नहीं कर पा रहा। तो ये कब होगा? जब टारगेट टिश्यू में रेजिस्टेंस होगी, तो ये रिसेप्टर प्रॉब्लम होता है। क्लियर है ना? सूडो का क्या मतलब है? फॉल्स। तो फॉल्सली हाइपोपैराथायराइड है, पैराथायराइड लेवल्स आप कराएंगे वो एलिवेटेड आएंगे मगर पैराथायराइड काम नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि रिसेप्टर में प्रॉब्लम। ठीक है, एडिशनल कॉजेस क्या हो सकते हैं जो है हाइपोकैल्सीमिया के? अक्यूट हाइपोकैल्सीमिया कैन डेवलप, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर हम हाइपर वेंटिलेट करें, अल्कलोसिस कैन डेवलप द अक्यूट जो है ना हाइपोकैल्सीमिया। इसी तरह से अगर बहुत ह्यूज जब ट्रांसफ्यूजन होती है तो वी नो के हम ब्लड को जो है क्या कहते हैं कैल्शियम कोगुलेशन ग्लूकोनेट से
यस, हाँ, कैल्शियम जो है ना चीलेट कर देते हैं सिट्रेट से ताकि कोगुलेशन ना हो। जी, तो सिट्रेटेड ब्लड जो है वो हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है रेब्डोमायलिसिस या ट्यूमर लाइसिस जो है ये हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है। उसके बाद क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है वो हाइपोकैल्सीमिया करेगा, ठीक है। विटामिन डी के सिस्टम में फेलियर है, ये हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है। कंजेनाइटली अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स एब्सेंट हो, ठीक है, which is a rare problem, ठीक है, that can cause the hypercalcemia। प्रेडिक्टर्स क्या है इसके इंडाइसिस के? अगर कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम बढ़ा हुआ है और फॉस्फेट कम है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है और फॉस्फेट कम है, तो ये प्राइमरी डिसऑर्डर है, यानी प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म का एक्सेप्शन है इसके अंदर। कौन सी कंडीशन? क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी ये सिचुएशन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कंडीशंस के अंदर जब अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो साथ में या तो फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा, या कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट भी कम होगा, ठीक है। ये हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो बाकी सारी कंडीशन जो है वो सेकेंडरी होंगी, चाहे वो हाइपर पैराथायरिडिज्म की हो चाहे हाइपोपैराथायरिडिज्म की हो, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ी है और दूसरी कम है तो ये क्या है? प्राइमरी रीजन है। क्लियर है? सो अगर हम बात करें, अगर सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिडिज्म है, ठीक है, तो कैल्शियम भी कम होगा और फॉस्फेट भी कम होगा। यस, सीआरएफ इज सेकेंडरी, सीआरएफ इज सेकेंडरी एक्सेप्शन है। मैंने आपको ये बताया ना कि वैसे हम देखेंगे अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ है और फॉस्फेट कम है, दिस इज प्राइमरी कॉज, एक्सेप्शन इज सीआरएफ, ठीक है। सीआरएफ इज सेकेंडरी ना। सीआरएफ क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से क्या हो रहा है कि जो है वो जो है विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही, और विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो रही तो पैराथायरॉइड रिलीज हुए जा रहे हैं कि भाई किसी तरह विटामिन डी एक्टिवेट हो जाए, लेकिन किडनी तो फेलियर में है तो किडनी नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, तो दिस इज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म ड्यू टू द रीनल फेलियर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, सेकेंडरी हाइपोपैराथायरिज्म में कैल्शियम भी कम होगा और फॉस्फेट भी कम होगा, और सेकेंडरी हाइपोपैराथायरिज्म में कैल्शियम भी ज्यादा होगा और फॉस्फेट भी ज्यादा होगा। अच्छा जी, ये भी हो गया। और अच्छा, अब ऑस्टियोपोरोसिस, एक से मैंने बोला पता नहीं। अच्छा, अब एक चीज है ऑस्टियोपोरोसिस, एक चीज है रिकेट्स, और एक चीज है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया और जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसमें मिनरलाइजेशन में प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस में मिनरलाइजेशन में भी प्रॉब्लम है और मैट्रिक्स में भी प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अगर मिनरलाइजेशन और मैट्रिक्स दोनों का प्रॉब्लम है, यानी कि पूरा बोन का मास लॉस हो रहा है, अगेन ये एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। सो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। वाइल ऑस्टियोमलेशिया क्या है? मिनरलाइजेशन का प्रॉब्लम है। रिकेट्स हम सबको पता है कि बच्चों में होता है, ठीक है। सो वो हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार?